हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी संघ अगेन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सारथी संघ प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम अलग अलग गेस्ट को लेके आते हैं और उन गेस्ट्स के साथ हम बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग टू मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में पब्लिक डोमेन में हैं और लोग डिस्कस करते हैं। उसमें से कुछ डेटा है, क्योंकि हम लोग हर समय कुछ रिसर्च करके डेटा लेके आते हैं, तो उसमें से कुछ डेटा ऐसा है कि अगर आप बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में 7 में से 1 आदमी को मेंटल हेल्थ इशू है। ये तो सही है या गलत है, ये डेटा पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसके अलावा भी और 2-4 आंकड़े हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। कि जैसे अगर आप स्कूल चिल्ड्रन की बात करेंगे तो 4 में से 1 स्टूडेंट को आपको हायर एंजाइटी इशू है। आपके 62% अर्बन स्टूडेंट ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, 40% they are basically having a sleep issues during exam। 3 में से 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसको डिप्रेशन या एंजाइटी का इशू है, और 86% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ या फिर बर्नआउट इशू से जूझ रहे हैं। तो अगर इस पूरे टॉपिक को हम सोचना चाहें कि मेंटल हेल्थ किस तरीके की इशू इस समय इंडिया में क्रिएट कर रहा है, तो हम इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि स्थिति जो है आज की डेट में थोड़ी बहुत क्रिटिकल होती जा रही है और हमें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन जरूर करनी चाहिए। सारथी संघ, आपको पता है कि सारथी संघ, जैसे हम लोगों ने पुराने पॉडकास्ट में भी बताया कि वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन सपोर्ट करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। आई मीन वी आर आल्सो कैटर टू कॉर्पोरेट एंड डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। तो इसी में आज के जो गेस्ट हैं वो थोड़े डिफरेंस हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि सारथी संघ को चलाने का काम उन्हीं का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस द को फाउंडर ऑफ सारथी संघ, Shalini. Thank you so much, Navneet, for such a warm welcome. तो मैं पहले एक ही चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ ही क्यों, मतलब आपको क्यों लगा कि आपको मेंटल हेल्थ में ही काम करना चाहिए? Right. और थोड़ा अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि किस तरीके का, यानी आपका किस तरीके का एजुकेशन और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। तो अगर एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया है वनस्थली विद्यापीठ से, राजस्थान। और उसके बाद मैंने अपना करियर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही कंटिन्यू किया। तो आई वाज अ वेब डेवलपर। फिर एज वी नेविगेट लाइफ, राइट, थिंग्स हैपन। सॉफ्टवेयर वालों को नेविगेट करने का बड़ा वो रहता है। राइट, आई थिंक ये सभी के साथ ही होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, राइट। यू गो टू अ न्यू सिटी फॉर मे बी हायर एजुकेशन और मे बी मूव टू अ न्यू सिटी फॉर अ न्यू जॉब, राइट। तो हर जगह कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, एडवेंचर, चैलेंजेस आते ही हैं, राइट। देन यू गेट मैरिड, देन यू हैव किड्स, राइट। और फिर जैसे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन के जैसे कोरोना आया वो तो सभी के लाइफ के लिए ऐसा था कि जिसका आंसर किसी को पता ही नहीं था कि उससे कैसे निपटा जाए या जूझा जाए, राइट। और आई थिंक वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ में, स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा होता गया जिसने हमारी सारे जो पेशेंस हैं या जो सारी स्ट्रेंथ है वो टेस्ट की, राइट। तो वो एक ऐसा टाइम था जब लगा कि काश कोई ऐसा होता जो उस टाइम पे हमें सपोर्ट करता। We will also introduce that Shalini is my better half. And she also faced lot of difficult situation with me in my life also, and we shared lot of different type of experience, either good or either bad. हाँ, please continue करें। Right. तो
आई थिंक वो जो टाइम था, कोरोना वाला टाइम, वो सभी के लिए ही डिफ़िकल्ट था, बट आई थिंक हमारे लिए वो मोस्टली ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे कि यू लॉस्ट योर जॉब, फिर उसके बाद यू लॉस्ट योर मदर एंड देन माई मदर इन लॉ, एंड देन यू वर डायग्नोस्ड विद अ डिज़ीज़। तो वो टाइम को जो है ना, मतलब इतना अनसर्टेनिटी वाला टाइम था। अगर इसको इस तरीके से भी देखेंगे तो वीमेन की लाइफ में भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज रहते हैं। आई मीन दैट इज़ नॉट डिस्क्लोज, लेकिन ज़्यादातर वीमेंस बहुत सारे मेंटल हेल्थ इशू से अलग अलग पड़ाव पे, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज, बिकॉज वी ऑल्सो कवर दिस टॉपिक इन आवर लास्ट पॉडकास्ट विद डॉक्टर गीता सिंह। तो वहाँ पे हमें पता चला था कि डिफरेंट फेज में आपको वीमेंस को भी डिफरेंट इश्यूज आते हैं। राइट या सो अगर ऐसे देखा जाए तो या वन ऑफ द फेजेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेस वाज लाइक प्रेगनेंसी एंड स्पेशली पोस्टपार्टम, राइट? जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है टू नेविगेट थ्रू इट, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बने होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आएंगे। प्लस जो हमारी बेटी है उसको कुछ एलर्जिक इश्यूज भी थे जिसकी वजह से वो काफ़ी वक्त बीमार भी रहती थी। तो ये हम दोनों के लिए ही काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम था, बट टच वुड वो ठीक है। हमने उसके लिए कितने डॉक्टर्स के चक्कर काटे हैं और सब किया है, राइट? तो मतलब ऐसा टाइम जब आता है तो आपको लगता है काश एक ऐसा फ्रेंड होता जिसके साथ आप इससे ये चीज़ें शेयर कर पाते, सिर्फ कोई सुन ही ले आपको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, राइट? और उस टाइम पे मैं ऐसी जगह थी, नया शहर था, नए लोग थे, मैं किसी को जानती नहीं थी। तो आई थिंक ये सब चीज़ों ने मेरे लिए ये टाइम थोड़ा और स्ट्रेसफुल बनाया, राइट? उसको नेविगेट करने के लिए। बट हाँ, यू वर देयर टू सपोर्ट अस, तो आई थिंक तुम्हारी वजह से मैंने वो टाइम किसी तरह निकाल लिया। लेकिन ये नहीं, जैसे अगर सपोज कीजिए मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ तो इस तरीके का टॉपिक है जिसमें यानी आप बहुत हद तक नहीं चाहेंगे कि आप मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स को कवर करें, कि बहुत हद तक ये चीज़ होती है कि ये तो बेसिकली कुछ पागल लोगों को डील करने वाला क्राइटेरिया है। ज़्यादातर लोग तो सब ओके हैं, पीपल ऑल्सो हैविंग स्टिग्मा, तो इस तरीके की चीज़ों में राइट। आई थिंक ये भी मोस्टली ना, ये आपको तभी रियलाइज़ होता है जब आप खुद उस चीज़ से गुजरते हैं, है ना? कई बार व्हेन यू आर और ऑन द अदर साइड ऑफ दिस थिंग, है ना, तो आपको लगता है कि ठीक है, ये तो सभी के साथ होता है, राइट? ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब आप खुद उन चीज़ों से निकलते हैं तो आपको लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसका कोई और भी तरीका होना चाहिए था जिससे आप बेटर कोप अप कर पाते चीज़ों से, राइट? और हो सकता है कि उससे कुछ बेटर आउटकम निकल के आता, राइट? तो ये भी एक चीज़ है कि जिस पर गुजरती है वही जानता है। अच्छा, राइट? सही है। तो यानी फिर सारथी संघा फिर किस तरीके से, क्योंकि जो इनिशियली शुरू में था कि आप अगर मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे जा रहे हैं या मेंटल हेल्थ के एरिया में जा रहे हैं, तो बेसिकली एक आपकी स्टोरी है जिसको धीरे धीरे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कोर है या क्या इनर सेल्फ है जो आपको ड्राइव करता है इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए? राइट। तो मैं इस टाइम पे वो वाला टाइम बताना चाहूँगी जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे। ओके। और मतलब वो ऐसी बीमारी होती है जिसमें हर कोई परेशान है, राइट? Okay, so that is a disclosure that I got detected on cancer in 2021, and Shalini is basically talking about that experience, and she is quite sometimes uncomfortable about these topics. So yeah, please. Right. So let me just adjust myself. Right. So in these conditions, when you are talking about these type of disease, these type of mental issues, people are very uncomfortable, that we understand. But you need to basically cope up with this type of moment, because every moment having a new learning for you. तो इसके बाद जब आपने basically you start thinking that you need to go for a mental health, you can say type of organization first of all. Right.
So what is the basically story behind it, and what is your core to basically engage in mental health? Even that is not like a story, but what is your core which basically drive you to basically go for a mental health support organization like? राइट, सो आई थिंक जिस टाइम से हम लोग निकले हैं उस टाइम पे उससे निकलने के बाद कहते हैं ना एपिफनी, कि हमें रियलाइज हुआ कि हम इस चीज़ से बच गए, इसका मतलब हम कुछ और करने के लिए बने हैं. यू आर द फर्स्ट हैंड सफरर, राइट? तो तुमने ये फर्स्ट हैंड देखा कि उस डिजीज से गुजरना क्या होता है, वो एंजाइटी अटैक्स होना, रात में नींद नहीं आना, इतनी अनसर्टेनिटी, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं भी उन चीज़ों से निकल रही थी, लेकिन जब हम वो सारी चीज़ें हो गई, सब हो गया एंड डॉक्टर डिक्लेयर्ड एवरीथिंग इज़ फाइन, तो हमें लगा कि अगर भगवान ने भेजा है तो कुछ तो काम करने के लिए भेजा है, राइट? सिर्फ अपनी नौकरी करके चले जाएं, इसमें तो कुछ नहीं रखा है. तो शायद हमने साथ में ही सोचा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हमारे जैसे जो लोग हैं वो शेयर कर सके कि हम किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, राइट? सो दैट टाइम द रिलेशनशिप इज बेसिकली कन्वर्ट टू कंपेनियनशिप. Okay, so I mean, thing is that there's the, you can say, ground rule that what are the talking things that I will take care, because I also engage in job and I'm doing my full-time job. But what I can support, I can basically like I am doing here. I am hosting this podcast, and I am hosting a lot of podcasts for Sarthi Sangha. That is only my attachment, that when I am talking to people, I really feel very nice. I feel very, you can say, gifted when we are talking to somebody where we can learn something, where we can understand something. तो मेरा engagement जो सारथी संघा के साथ है हुआ, वो basically because of Shalini, because she put up all these things that I will take care of the, you can say, whole setup out of it, and you can basically engage only on the, you can say, communication part of like engaging the people and talking on camera. And that is also a new experience for me. राइट, तो मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो तुम इसके सूत्रधार थे. हम एक तरीके से जो है वो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हैं. तो हाँ, जब तुम्हारे मन में आया कि तुम्हें ये करना है, तो आई वॉज वेरी मच ऑन बोर्डेड विद द आइडिया कि करना है, ये मुझे भी करना है. So with Shalini, we also having Prashant. He is also co-founder. So Shalini and Prashant are the two co-founder for it, and I'm basically a side actor who is basically doing all these podcasts. Don't be so humble. On these cameras and other things, and data collection and talking to the people. That really I like it. So Shalini, let first of all talk to seriously about सारथी संघा. What actually a सारथी संघा is? सारथी संघा क्या है? राइट, तो सारथी संघा जो है ये हमने एक मेंटल वेलनेस प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम लोगों को एक इकोनॉमिकल तरीके से हेल्प कर पाए. हमने ये पाया कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, दो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास जाना आज के कॉमन इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. या तो उनके चार्जेस की वजह से वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, या वो अनअप्रोचेबल हैं, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में ही मिलते हैं. तो इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं, अगर लगता भी हो कि उन्हें नीड है, वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं. तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर वो अनोनिमसली कनेक्ट कर सकें विद साइकोलॉजिस्ट एंड डाइटिशियंस इन एन इकोनॉमिकल वे, राइट, प्लस अनोनिमस वे, जहाँ पर उन्हें किसी को बताना नहीं पड़े कि मैं किसी डॉक्टर को दिखा रहा हूँ. कि जैसा कि हमारे इंडिया में एक ये टैबू है कि ये तो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, राइट. तो
तो इसीलिए हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये अनोनिमस सर्विसेज देता है। आप अनोनिमसली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी साइकोलॉजिस्ट से जो वहाँ पर लिस्टेड है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनके चार्जेस भी हमने बहुत इकोनॉमिकल रखे हैं, सो दैट एक नॉर्मल इंसान भी जब उसे लगे कि ज़रूरत है, उसे किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर जाकर बात कर सके, right? So that is about the individual one. How about other sector people like colleges or corporates? राइट, मैं इसी पर आ रही थी। तो हम सारथी संघा में 3 डायमेंशंस में काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए एंड देन स्कूल्स, राइट? तो कॉर्पोरेट्स में हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं। Okay. अब जैसे बड़े शहरों में हम ये देखते हैं कि कंपनीज में लोग आ रहे हैं, अपना घर छोड़ के बड़े शहरों में आकर रह रहे हैं, जिसके अपनी चैलेंजेस होते हैं। प्लस वर्क भी अब पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा मतलब ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया, राइट? डेडलाइंस हैं, देन देयर इज़ अदर प्रेशर, राइट? तो हमें लगा कि कॉर्पोरेट में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, राइट? हमें सिर्फ एक काम करने वाला इंडिविजुअल नहीं बनाना है, हमें एक हैप्पी इंडिविजुअल बनाना है। Correct. जो अपना काम करके खुश हो। एट द एंड ऑफ द डे जब वो घर जाए तो ये दुखी होकर ना जाए कि मैं क्यों यहाँ पे घिस रहा हूँ, right? Yeah, I mean, thing is that that is also some you can say data that जो आपका corporate stress है, that is also create chronic stress in people. Right. And one of the major cause of cancer is also maybe is chronic stress. तो Right. जो people who are basically working on corporate, they are basically on an edge, or you can say on a thread that they can go for a chronic disease like cancer, heart attack or other chronic disease. So stress is creating lot of things. राइट। और इसके अलावा जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल जो बाहर वर्ल्ड में जाकर निकलेगा वो स्कूल से ही शुरुआत हो रही है, राइट? Okay. और जैसा कि हम अभी 6-7 स्कूल में विजिट करके देख पा रहे हैं कि बच्चों में बहुत स्ट्रेस है। Okay. कुछ तो हो सकता है सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आज के टाइम में। दे आर ऑनलाइन ऑल द टाइम, राइट? फिर उसके अलावा उनके पास सोसाइटी का प्रेशर है, उनके पेरेंट्स का प्रेशर है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट? हमारे टाइम में तो फर्स्ट डिवीज़न आना भी एक बहुत अच्छी बात होती थी, बट आज के टाइम में पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि 90% आने चाहिए, राइट? और ये सिर्फ आपके पेरेंट्स ही एक्सपेक्ट नहीं करते, आपके टीचर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी सोसाइटी के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आपके उतने परसेंटेज नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आप फेलियर माने जाते हैं कि आपके लिए और कुछ नहीं है लाइफ में। लोगों को ये पता ही नहीं है कि लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, बट हम उन छोटे छोटे बच्चों को अभी से ही इतना स्ट्रेस देते हैं कि वो परेशान है कि कैसे इससे कोप अप तो करें। ये आपको पता कैसे चलता है कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कि आपका क्या प्रोसीजर है जब आप वर्कशॉप के लिए जाते हैं? राइट, तो हमने एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट बनाया है, जो कॉर्पोरेट के लिए अलग है और स्टूडेंट्स के लिए अलग है, राइट? ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग है जिसमें कॉर्पोरेट्स के लिए हमारे पास हम इनको अलग अलग डायमेंशंस पर मेजर करते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो इसके लिए टेस्ट होते हैं जैसे GAD फॉर एंग्जाइटी, देयर इज PSS फॉर स्ट्रेस एंड देन देयर इज PHQ फॉर डिप्रेशन, राइट? तो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जिस पर हम एक जनरल असेसमेंट करते हैं एम्प्लॉय का कि वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड है या ज़्यादा एंग्जाइटी है उसको या ज़्यादा डिप्रेस्ड है, यू नो। तो उसके बेसिस पर हाँ, जो हमारा काउंसलर है या साइकोलॉजिस्ट है वो ये जज कर पाता है कि क्या इसे 1-on-1 काउंसलिंग की नीड है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अगर किसी भी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें उसे 1-to-1 ही कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे सपोज कीजिए ये जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ का, फिर इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? मतलब आप क्या कर रहे हैं वो डेटा गैदर करने के बाद? व्हाट इज बेसिकली हेल्प फॉर गैदरिंग द डेटा? जैसे आज की डेट में क्या है कि लॉट ऑफ ऐप इज गैदरिंग लॉट ऑफ डेटा, लेकिन आप उस डेटा का क्या कर रहे हैं? राइट, तो सबसे पहले तो इसके लिए एक प्रॉपर टेक होना ज़रूरी है, तो हमने इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम असेसमेंट कर पा रहे हैं और हम विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं वो डेटा, राइट?
इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट को हेल्प मिलती है। अगर हमारे पास लेट्स से 100 एम्प्लॉयज का डेटा है, अगर हम 1 to 1 उसका रीड करेंगे तो वो शायद ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू दीज असेसमेंट टेस्ट, राइट। इससे हम जल्दी से ये जज कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स हैं, इनको शायद थोड़ी सी ज़्यादा नीड है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की। यानी आपका कहने का मतलब है, सपोज कीजिए जो इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट हैं और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके और आपके बीच में डिफरेंस ये है कि when they are going for a workshop or assessment in corporates, or number of employees will increase. You can cater these number of employees, चाहे वो 100 है, 200 है, 1000 है, 2000 है, how many employees they can assess through a web application. Right, absolutely right. तो इससे क्या होता है कि असेसमेंट से हमें ओवरऑल तो पिक्चर मिल जाती है कि किस तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनको हो सकता है ज़्यादा नीड है, बट अल्टीमेटली उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए 1 to 1 काउंसलिंग की ही ज़रूरत है, राइट। तो हम वही रेकमेंड करते हैं कि इन इंडिविजुअल्स को 1 to 1 काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। और वो भी हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस में रखा है। स्कूल्स के लिए क्या रहता है आप लोगों का, स्कूल का वर्कशॉप कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि बच्चे तो इस क्राइटेरिया में आएंगे नहीं। करेक्ट है। तो हमने उनके लिए भी एक असेसमेंट डिज़ाइन किया है। दो वो असेसमेंट से ज़्यादा हम जो दूसरी एक्टिविटी कराते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उस असेसमेंट से भी हम एक जनरल आइडिया लगा पाते हैं कि बच्चे कितना स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो वो उन्हीं के पैरामीटर्स पर बना हुआ एक असेसमेंट है, जैसा वो फील करते हैं कि उनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस, या घर में या बाहर या स्कूल में कैसा स्ट्रेस फील होता है, या फिर जैसे यंगस्टर्स हैं उनको अपने लुक्स के बारे में भी बहुत कॉन्शियस होते हैं वो, तो इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कुछ बच्चे। फिर 10th और 12th ये क्लासेस ऐसी होती हैं जब हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं बॉडी में, तो दूसरे ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है। And nowadays thing is that the condition is not like this, क्योंकि अगर आप सुसाइडल रेट देखेंगे बच्चों में तो ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, या डिप्रेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये जो वर्कशॉप है, आई थिंक देयर विल बी ए समथिंग शिफ्ट फ्रॉम यू कैन से करंट एंगेजमेंट टू सम अदर डायमेंशन, जहाँ पे बच्चे अपनी बेसिकली दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस, दे कैन राइट डाउन देयर थॉट प्रोसेस, एंड दे विल गेट ए टाइम फॉर देयर ओन, राइट। तो इसमें असेसमेंट से हम ये तो जज कर सकते हैं कि ठीक है स्ट्रेस कौन से लेवल पर है। फिर हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं मन की बात, जिसमें हम उन्हें एक ब्लैंक पेपर देते हैं जिसमें वो लोग राइट डाउन करते हैं कि वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मैंने ये पाया सैडली कि जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं उतना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, या उनके पास ऐसा कोई फ्रेंड या कंपेनियन नहीं है जिसके साथ वो अपनी डे टू डे की चीज़ें शेयर कर पाएँ। या अगर होता भी है तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने फ्रेंड से या किसी से धोखा खाया होता है, तो वो करना नहीं चाहते हैं। There is a issue of faith. राइट। फिर ये टाइम पे एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है, घर की तरफ से भी होता है, तो प्लस टीनेजर्स जैसे कि घर में पेरेंट्स से भी कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट। कभी पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, कभी बच्चे नहीं समझ पाते, तो उन्हें लगता है कि पेरेंट्स से भी कैसे शेयर करें, राइट। वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बातों को। आई थिंक वो कुछ फेज़ ही ऐसा होता है, तो वो बहुत लोनली फील करते हैं ऐसे टाइम पे। उन्हें नहीं पता कि वो किससे अपनी चीज़ें शेयर करें, राइट। तो जब हम उन्हें वो पेपर देते हैं, ब्लैंक पेपर, तो वो उन पेजेस पर सब उतारते हैं कि ये चीज़ वो लोग फील कर रहे हैं। और वो क्यों, यानी बेसिकली व्हाई दे राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो हमारे पास बहुत अमेजिंग काउंसलर्स हैं, राइट। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पहले तो अवेयर कराते हैं, राइट, कि क्या है एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस। सो बेसिकली यू आर गिविंग ए सेफ जोन फॉर देम, राइट। तो और उसमें बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं हम लोग मेडिटेशन की एक्टिविटी कराते हैं। देन देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्टोरीज दैट वी टेल। उन स्टोरीज़ के थ्रू हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं दैट यू आर अ फाइन इंडिविजुअल ऑन योर ओन,
मार्क्स अल्टीमेटली इतने मैटर नहीं करते हैं जितना आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है, Okay. राइट? तो या एट द एंड ऑफ द सेशन दे फील सेफ टू राइट एनीथिंग ऑन द पेपर, और प्लस हम उन्हें ये भी देते हैं ट्रस्ट कि इसको कोई और पढ़ेगा नहीं, सिर्फ हमारे पास ही रहेगा ये। तो जब उन्हें पता चलता है कि ठीक है टीचर्स नहीं होंगे, फ्रेंड्स नहीं पढ़ेंगे, तो उन्हें कोई जज नहीं करेगा, राइट? और हम तो वैसे भी स्ट्रेंजर हैं उनके लिए तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें बताते हैं उसमें। तो वही मुझे लगा कि स्कूल्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि अल्टीमेटली यही बच्चे जो है वर्ल्ड में जाकर आगे हमारा फ्यूचर जनरेशन है, यही फुल ग्रोन अडल्ट्स बनेंगे आगे जाके। तो अगर हम इनको यहाँ से ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन स्टिग्मा क्या, मतलब व्हाट इज देयर स्टिग्मा, और यू कैन से देयर डिफिकल्टीज टू यूज मेंटल हेल्थ इन स्कूल एंड कॉलेज? आई थिंक मोस्टली अवेयरनेस नहीं है। ओके। बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके पास ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम हो भी सकता है। टीचर्स स्कूल्स की तो बात अलग है कि स्कूल तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और या बच्चे ऐसे हैं कि वो अपनी चीज़ें समझ नहीं सकते, लेकिन क्या स्कूल इतने अटेंटिव या इस तरीके से क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सब टॉपिक्स में मेंटल हेल्थ के बारे में? एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि स्कूल्स भी इतना इस बारे में सोच रहे हैं। हर स्कूल्स को लगता है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आना चाहिए। हमारा जो होल सोल फोकस है वो यही है कि हमारा रिज़ल्ट जो है 100% हो और बच्चों के 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। ओके, राइट। हमारा ये फोकस, ये आई थिंक ये हमारे सोसाइटी का भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि यही सोचती है कि जो बच्चा नंबर अच्छा लाएगा बस वही परफेक्ट बच्चा है, वही आइडियल बच्चा है। जिस बच्चे के नंबर कम आएंगे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए सोसाइटी में। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के भी दिमाग में रहता है, पेरेंट्स के भी, टीचर्स के भी, राइट। तो वो चेंज करना ज़रूरी है। ओके, लेकिन स्कूल क्या चाहते हैं इनिशिएटिव लेना, उनका क्या डिफिकल्टीज है, वो क्यों नहीं? इसमें भी इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। कुछ टीचर्स, कुछ प्रिंसिपल्स ये बातें समझते हैं। ओके, राइट। जैसे मैं बहुत अच्छे प्रिंसिपल से मिली हूँ जिनके थॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, जिनको ये समझ में आता है कि एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि उसकी फिजिकल हेल्थ या उसके उतने नंबर लाना, राइट। बट there are also those kinds of principals, but they are teachers. open to invest in this sector, like yeah, giving, that we are because exploring. now I mean the thing is that अगर आप सोचेंगे तो आदमी के लिए सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये है या सबसे ज़्यादा टफ डिसीजन ये है जब उसको पैसे देने पड़ते हैं किसी को काउंसलिंग के लिए, राइट, जैसे साइकोलॉजिस्ट है, या फिर पैसे देने पड़ते हैं किसी डाइटिशियन को जो उसका डाइट प्लान चला दो, जबकि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है कि आपको अच्छा खाना और अच्छे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टाइम